नमस्ते बच्चों। आज हम मैटर और मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा, हमारे आसपास जो भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं जो थोड़ी जगह लेती है और जिनमें वजन होता है, वे मैटर कहलाती है। सभी मैटर छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सभी वस्तुएं मैटर के इन तीन में से किसी एक फॉर्म में होती है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये निर्भर करता है मॉलिक्यूल्स की संरचना पर, यानी मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। सॉलिड चीजों में मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास में रहते, एकदम अच्छे से जुड़े हुए होते हैं और एक फोर्स इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से बांध कर रखता है। इसी वजह से सॉलिड कठोर होते हैं और उनका एक निश्चित आकार और वजन होता है। लिक्विड में मॉलिक्यूल पास पास में जुड़े होते हैं, पर इतने पास में नहीं जितने सॉलिड में, क्योंकि जो फोर्स इन मॉलिक्यूल्स को बांध कर रखता है वह इतना मजबूत नहीं होता जितना सॉलिड में होता है। इसीलिए लिक्विड का कोई आकार नहीं होता है। यह जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं, ये उसी का आकार ले लेते हैं। पर हाँ, लिक्विड का वजन जरूर होता है। अब गैस की बात करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल स्वतंत्र रूप से हिलते रहते हैं, क्योंकि ये किसी फोर्स से बंधे नहीं होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और इन्हें जितना भी स्थान मिलता है उसमें चारों ओर से स्वतंत्र रूप से फैल जाते हैं। गैस का भी कोई आकार नहीं होता है, लेकिन इसमें वजन होता है। हालांकि गैस का वजन सॉलिड और लिक्विड से कम होता है। हम सॉलिड और लिक्विड दोनों को ही माप सकते हैं, बस तरीका अलग होता है। जब हम दूध खरीदते हैं, इसे लीटर में मापा जाता है। इसका मतलब हम इसे यह देखकर खरीदते हैं कि यह कितनी जगह घेरता है। एक ऑब्जेक्ट द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा उसका वॉल्यूम कहलाती है। और जब हम सब्जियां या मिठाई खरीदते हैं तो उसे किलोग्राम या ग्राम में मापा जाता है। तब हम इसे यह देखकर खरीदते हैं कि मापने पर वह कितनी भारी है। हम किसी लिक्विड का वॉल्यूम लीटर में मापते हैं और सॉलिड का वजन किलोग्राम में। सामान्यतः जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का वजन भी बढ़ जाता है, लेकिन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है। जैसे यदि हम एक लोहे का टुकड़ा लेते हैं जिसका वजन 1 किलोग्राम है और एक बड़ा सा रुई का गोला लेते हैं जिसका वजन भी 1 किलोग्राम ही है, तो हम देखेंगे कि उनका वॉल्यूम अलग अलग है। लोहे के बजाय रुई बहुत ज्यादा जगह घेरती है। किसी बॉडी में मौजूद मैटर की मात्रा को मास कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा था, सॉलिड, लिक्विड या गैस को जब ठंडा या गर्म किया जाता है तब वे अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे पानी, जो कि एक लिक्विड है, उसे जब उबाला जाता है यानी गर्म किया जाता है तब वह भाप में परिवर्तित हो जाता है यानी गैस में। और जब वही पानी को एक रेफ्रिजरेटर में ठंडा किया जाता है तब वह बर्फ में बदल जाता है यानी सॉलिड फॉर्म में। इस अवस्था में पानी के मॉलिक्यूल तो वही रहते हैं, लेकिन उसके बीच की दूरी कम हो जाती है, इसीलिए वह सॉलिड बन जाते हैं। परिस्थितियों को बदलकर इस परिवर्तन को उल्टा भी किया जा सकता है, यानी हम वाटर वेपर को ठंडा करेंगे तो वह फिर से पानी में बदल जा सकता है, या बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो वह फिर से पानी में बदल जाएगी। इस प्रकार के परिवर्तन को रिवर्सिबल चेंज कहते हैं या फिजिकल चेंज। पर अगर हम एक कागज के टुकड़े को जलाएंगे और वह राख में बदल जाता है, तो क्या हम इस राख को फिर से कागज में बदल सकते हैं? नहीं, यह नामुमकिन है।
तो कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो स्थायी या परमानेंट होते हैं और इन्हें उल्टा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के परिवर्तन जिन्हें उल्टा या रिवर्स नहीं किया जा सकता उन्हें इरिवर्सिबल चेंज या केमिकल चेंज कहते हैं। तो अब हमने जाना कि जब मैटर अपना फॉर्म या रूप बदलता है तब मैटर के मॉलिक्यूल्स तो वहीं रहते हैं, सिर्फ उनके बीच की दूरी में बदलाव आ जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कुछ चेंज रिवर्सिबल होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल, ये कैसे? यह इसलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल किसी और तत्व से बने होते हैं। चलो इसके बारे में जानें। आप एक चौक का टुकड़ा लीजिए और इसका चूरा कीजिए तब तक जब तक कि इसे और ज्यादा बारीक नहीं किया जा सकता हो। अब इसमें से चौक का एक सबसे छोटा कण निकालने की कोशिश करिए। क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि यह बहुत ही छोटा होता है। इन छोटे कणों को एटम कहा जाता है। जब एटम एक साथ जुड़ते हैं तो वे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और हम जानते हैं कि सभी मैटर मॉलिक्यूल से बनते हैं। तो मैटर मॉलिक्यूल से बनते हैं और मॉलिक्यूल्स एटम से बनते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो ऐसे मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के एटम होते हैं, जबकि कुछ तत्व के मॉलिक्यूल अलग अलग प्रकार के एटम से बने होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि मॉलिक्यूल एटम के रूप में टूटते हैं तो वे पहले की तरह नहीं रहते। एक उदाहरण लेते हैं। पानी में दो एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के कुछ नाम हैं। जब पानी भाप या बर्फ में बदलता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी पानी के एक मॉलिक्यूल में तब भी दो एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन रहता है। सिर्फ मॉलिक्यूल के बीच की दूरी में परिवर्तन होता है, इसलिए इस परिवर्तन को वापस उल्टा किया जा सकता है, यानी यह फिजिकल चेंज है। लेकिन यदि हम किसी तत्व के मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं, जैसे कि पेपर को राख में बदलते समय उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, फिर वह तत्व पहले के जैसा नहीं रहेगा। तो यह केमिकल चेंज है। इसमें मॉलिक्यूल एटम में टूट जाते हैं और एटम फिर से एक नया मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। इसीलिए इस चेंज को उल्टा नहीं किया जा सकता, यानी यह इरिवर्सिबल चेंज है। आप जरूर सोच रहे होंगे यदि पानी के एक मॉलिक्यूल में दो प्रकार के एटम होते तब तो पूरी दुनिया में जरूर से हजारों किस्म के एटम मौजूद होंगे, क्योंकि यहाँ तो इतने सारे तत्व मौजूद है, इतनी सारी चीजें मौजूद है। आपका सोचना सही है, पर उत्तर नहीं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धरती पर 113 प्रकार के एटम्स मौजूद है और इन एटम्स को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करके अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं और इससे हम दुनिया की कोई भी चीज बना सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल एक से ज्यादा प्रकार के एटम से बने हो। कुछ तत्व ऐसे मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं। इन्हें प्योर सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स कहा जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम, आयरन, कॉपर, ये सभी एलिमेंट्स के उदाहरण हैं। इनके मॉलिक्यूल में एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं। वे मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग प्रकार के एटम से बने होते हैं वे कंपाउंड्स कहलाते हैं। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी, नमक, पेट्रोल, यह सब कंपाउंड्स के उदाहरण है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।